र का प्रयोग। अब देखिए अगले क्रम में र का प्रयोग देखते हैं। तो र को आप देखे होंगे कभी कभी किसी वर्ण के नीचे, कभी कभी बराबर लगता है, कभी ऊपर लगता है, कभी ट में नीचे लग जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी र को हम लोग शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे र का प्रयोग। अब देखिए इस र का प्रयोग कब होता है? तो जब र का स्वतंत्र प्रयोग करना हो। जब र का स्वतंत्र प्रयोग होता है तो इस र का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लिखते हैं हम लोग, राणा लिखते हैं, तो अब यहां पर र का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है, किसी वर्ण के साथ प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है, एक र का तरीका यह होता है जिसे हिंदी में हम लोग अर्धरेफ के नाम से जानते हैं। अर्धरेफ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धरेफ। अब इस अर्धरेफ का प्रयोग कब होता है? तो देखें खड़ी पाई के आधार पर, जैसे आप लोगों को वर्ण का, व्यंजन का प्रकार पढ़ा रहे थे, तो उस दिन हम बताए थे कि उच्चारण के स्थान पर 3 प्रकार, घात के आधार पर 2 प्रकार, नाद के आधार पर 2 प्रकार। लेकिन यदि खड़ी पाई के आधार पर व्यंजनों को देखा जाए तो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है बिना खड़ी पाई का व्यंजन। जैसे बिना खड़ी पाई के व्यंजन क्या है? र है। एक पूर्ण खड़ी पाई का व्यंजन होता है, जैसे क, ग। तो इसमें यह देखिए पूर्ण खड़ी पाई है, इस क में ये क्या है? पूर्ण खड़ी पाई है। तो ये पूर्ण खड़ी पाई वाले व्यंजन है। और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें आधा खड़ी पाई होता है। यह ऊपर वाला पार्ट ट का देखिए, ड लिखेंगे तो यह खड़ी पाई कितनी हुई? आधा हुई। तो इन्हीं के आधार पर इस र का प्रयोग करते हैं। अब दिमाग में रखने वाली बात यह है कि इस अर्धरेफ का प्रयोग कब करेंगे? तो बस एक बात अपने जहन में बैठा लें कि जिस वर्ण में पूर्ण पड़ी पाई लगी है, वह पूर्ण पड़ी पाई या तो उस वर्ण के मध्य में हो या अंत में हो, सदैव उसमें अर्धरेफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रय। अब देखिए इस क में तो पूर्ण खड़ी पाई लगी है, लेकिन अंतर क्या है कि इसके मध्य में लगी है, मध्य में लगी है। क्रम लिख लीजिए, क्रम, नम्र। अब म में, अब देखिए अंतर यह है कि यहां खड़ी पाई इस वर्ण के मध्य में लगा, लेकिन इसमें इस वर्ण के क्या है? अंत में लगा। इतना ही हो सकता है। तो जहां पर खड़ी पाई पूर्ण होगी वहां पर अर्धरेफ का प्रयोग करेंगे। कभी कभी हम ऐसे र का प्रयोग करते हैं, इसे हिंदी में ट्रेन वाला र कहते हैं। ट्रेन वाला र इसे कहते ही हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो आप दिमाग में रखेंगे कि जिस वर्ण में आधा पड़ी पाई हो या आधा खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर इस ट्रेन वाले र का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन देखेंगे तो ट्रेन को ऐसे लिखेंगे, ड्रम देखेंगे तो ड्रम को ऐसे लिखते हैं। तो अब इसका रीजन क्या है? यहां पर खड़ी पाई का प्रयोग आधा किया है। तो आधा, जहां पर जिस वर्ण में आधा खड़ी पाई का प्रयोग होगा वहां पर ट्रेन वाले र का प्रयोग होगा। और इसे उड़ंतुआ र कहते हैं। कभी कभी इस र का प्रयोग देखेंगे, इसे उड़ंतुआ र कहा जाता है। तो इस र का प्रयोग कब करेंगे? तो बस दिमाग में आप बैठा लें कि जहां पर र, ऊपर जो 3 र का हम प्रयोग किए हैं, ये तीनों र कहीं भी हो, वर्ण के साथ हो, वर्ण के नीचे हो या वर्ण के बराबर कहीं भी रखे गए हैं, तो इस र को पूरा माना जाता है या पूरा होता है। लेकिन जब र आधा होगा, जैसे बाबा दादा गांव में क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कभी गलती करते हैं तो लोग कहते हैं कि बबुआ तनी धरातल पर रह, उड़ब तक का हो जेब, टूट जेब। यानी कि समझिए कि जो उड़ रहा है वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। तो जब र वर्ण के ऊपर गया, यानी कि किसी वर्ण के सिरो रेखा के ऊपर लगा है, तो समझिए कि पूरा नहीं, क्या है? आधा है, कोई शक नहीं है। जैसे कर्म लिखते हैं ना, धर्म लिखा जाता है, तो अब यहां पर र का प्रयोग कहां हुआ?
इस शिरोरेखा के ऊपर हुआ, यहां शिरोरेखा के ऊपर हुआ। अब जहां पर भी र का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर हुआ है दोस्तों, तो निसंदेह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वह र क्या है, आधा है, और इसका वर्ण विच्छेद भी उसी के आधार पर होता है, यानी कि यह क है, तो ये तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को। लेकिन देखिए र आधा ही है, यानी कि आधा र है, तो इसमें अ नहीं है, म में क्या है, अ है।